ओके फ्रेंड्स, नाउ वी हैव अनदर प्रॉब्लम जिसमें बोला गया है, स्टेटमेंट जो दिया है, द थ्रो ऑफ अ बॉल फ्रॉम अ फील्डर ऑन अ क्रिकेट ग्राउंड रीचेस द विकेट कीपर ग्लोव्स फॉलोइंग अ पैराबोलिक पाथ। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमें पैराबोला ड्रॉ करना है। अज्यूम द पॉइंट ऑफ थ्रो एंड द पॉइंट ऑफ कैच टू बी 1 मीटर अबाव द ग्राउंड। इसे थोड़ा समझने के लिए हम एक स्केच बना लेते हैं कि समझिए कि ये हमारा ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, और सपोज यहाँ पर वो फील्डर है जिसने वो बॉल थ्रो किया था। सो ये जो थ्रो किया है ये हाइट है 1 मीटर। मतलब फील्डर ने कोई ग्राउंड लेवल से थ्रो नहीं किया है, उसने अपने हाइट के हिसाब से हाथ से थ्रो कर दिया। और जो विकेट कीपर है उसने भी ये जो बॉल है वो ग्राउंड पे नीचे कैच नहीं किया, उसने भी ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर ही कैच कर लिया। सो थ्रो वाला और कैच वाला एक ही लेवल पे है, लेकिन जब ये थ्रो होता है तो ये ऐसे पैराबोलिक जाएगा। तो ऐसे थ्रो किया उसने, यहाँ तक आ गया, उसने कैच कर लिया। मतलब थ्रो वाला पॉइंट 1 मीटर अबव ग्राउंड है, कैच वाला पॉइंट 1 मीटर अबव ग्राउंड है, और ये जो बॉल गया है वो पैराबोलिक पाथ से गया। मतलब हमें ये पैराबोला बनाना है। द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल अबाउ द ग्राउंड इज 31। अब उन्होंने मैक्सिमम हाइट मतलब ये वाला पॉइंट इस लेवल से नहीं बोला है, ग्राउंड से बोला है, इट इज 31। सो ये है 31 मीटर। ड्रॉ द पाथ ऑफ बॉल if the radial distance between fielder and wicket keeper is 75। सो फील्डर ने जहाँ से थ्रो किया यहाँ से बॉल विकेट कीपर की तरफ जाएगा, विकेट कीपर ने यहाँ कैच किया मतलब यहाँ तक। सो रेडियली यहाँ से यहाँ तक आ गया। ये कितना डिस्टेंस दिया है? 75 मीटर। सो जो हमारा पैराबोला स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ एंड हो रहा है, तो इस पैराबोला का बेस कितना हो गया? 75, इतना बेस। और पैराबोला की हाइट कितनी हो गई इस बेस से? सो हमें हाइट दिया है ग्राउंड से। ग्राउंड से अगर ये वाला डिस्टेंस 1 मीटर माइनस करता हूँ तो पैराबोला की हाइट कितनी है? ओनली 30 मीटर। सो हमें ड्रॉ क्या करना है? पैराबोला। पैराबोला ड्रॉ करने के लिए पैराबोला का बेस कितना है? 75 मीटर। और पैराबोला की हाइट कितनी है? सो इट इज़ 30 मीटर। तो ये हमारे पास डाटा गिवन है। अब यहाँ पे कहीं पर भी फोकस, डायरेक्ट्रिक्स ऐसा कोई वर्ड नहीं आया, तो ये जो भी पैराबोला है वो हमें सेकंड मेथड मतलब रेक्टेंगल मेथड से ड्रॉ करना है। तो स्टेटमेंट रीड करके हमें इतना डाटा समझ में आ गया। तो हम ये डाटा लिख लेते हैं कि हमें पैराबोला ड्रॉ करना है। ड्रॉ करना है बाय रेक्टेंगल मेथड। ये हमें पता कैसे चला? क्योंकि कहीं पर भी फोकस, डायरेक्ट्रिक्स ऐसे वर्ड नहीं आया, इसेंट्रिसिटी वर्ड नहीं आया, तो हम रेक्टेंगल सेकंड मेथड से। पैराबोला का बेस कितना दिया है? बेस है 75 मीटर। और हाइट हाइट दिया है 30 मीटर। रिमेंबर 31 ग्राउंड से हाइट है, पैराबोला की हाइट इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 मीटर अबव। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? ये दिया है मीटर में और हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं एमएम में, तो हम क्या करेंगे? स्केल यूज़ करेंगे। अब स्केल में हम 1 मीटर इज इक्वल टू 1 mm ये भी स्केल ले सकते हैं। सो जब 30 मीटर हाइट है तो उसके जगह हम कितना लेंगे फिर? 30 mm हाइट। अगर आपको लगता है कि ये 30 mm बहुत छोटा हो जाएगा, 30 mm हाइट मतलब सपोज ये 11 से अगर मैं काउंट करता हूँ तो 10, 20, 30, इतना mm हाइट। सो ये अगर बहुत छोटा लगता है तो आप क्या कर सकते हो?
स्केल को और थोड़ा बढ़ा सकते हो। मतलब ये अगर स्केल नहीं लेना है, छोटा लगता है, तो आप दूसरा स्केल ले सकते हो कि 1 मीटर इज इक्वल टू 2 mm। अब जहाँ पे 30 होना था, अब वहाँ कितना हो जाएगा 60। अब इसके हिसाब से अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो हम इस स्केल के हिसाब से अब बेस लिख लेंगे। बेस कितना है 75 मीटर। अब इस स्केल के हिसाब से कितना हो जाएगा 70। 1:1 होता तो 75 मीटर इज इक्वल टू 75 mm होता, लेकिन अभी 1 मीटर इज इक्वल टू 2 mm है, तो इट बिकम 150 mm। सो बेस 150 mm। हाइट, हाइट पहले था 30 मीटर। 1:1 अगर स्केल लेते तो 30 मीटर इज इक्वल टू 30 mm होता, लेकिन अब हमने क्या किया 1:2 लिया है, 1 मीटर इज इक्वल टू 2 mm। सो 30 मीटर इज इक्वल टू 60 mm हो जाएगा, डबल। अब हम इस स्केल के हिसाब से ड्रॉ करेंगे, तो आपके पास चॉइस है, या तो आप स्केल 1:1 रखो, छोटा बनेगा, अगर आप बना सकते हो। अगर आपको थोड़ा कंफर्ट लेवल चाहिए तो 1:2 लिया, तो सारे डायमेंशंस डबल हो गए mm में। अब इन डायमेंशन के हिसाब से हमें इस स्टेटमेंट को ड्रॉ करना है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया कि फील्डर है, इसने इस हाइट से थ्रो किया और विकेट कीपर ने इस हाइट पे कैच किया, तो दिस इज़ अवर पैराबोला। तो इसे अभी ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम बेस बना लेंगे। बेस दिया है अभी जो हमारा स्केल के हिसाब से आया 150, सो हम यहाँ पे बेस ड्रॉ कर लेते हैं 150, और इसका हाफ 75 यहाँ पे आ गया। सो दिस इज़ अवर बेस। अब जो सेंटर आया था वहाँ से हम हाइट ड्रॉ करेंगे। हाइट आ रहा है हमारा 60 mm। सपोज मैं 50 से काउंट कर रहा हूँ, 10 20 30 40 50 60। सो इतना 60 mm। सो बेस ड्रॉ कर लिया। बेस को सपोज मैं नाम दे देता हूँ AB, और हाइट को नाम दे देता हूँ सपोज CD। तो बेस ड्रॉ कर लिया, हाइट ड्रॉ कर लिया। अब मेरे पास रेक्टेंगल मेथड, सिर्फ यही इनपुट बचा है। सो अब यहाँ तो रेक्टेंगल नहीं लग रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो बेस से हॉरिजेंटल लाइन गई है, एग्जैक्ट हाइट से भी हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, पैरेलल लाइन। अब हाइट को मैच कर रहा हूँ, और बेस के A से वर्टिकल लाइन पैरेलल, और B से वर्टिकल लाइन बना देता हूँ। सो अब यहाँ पे दो रेक्टेंगल दिख रहे। सो अब ये कंफर्म हो गया कि जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बाय रेक्टेंगल मेथड। अब इस रेक्टेंगल मेथड में मेरे पास दो आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स आ गए। अगर आपको याद होगा तो रेक्टेंगल मेथड से जब इलिप्स बनाए थे तो हमारे पास 4 आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स आए थे। उसमें से एक में हमने पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे और बाकी 3 में हमने शिफ्ट किए थे। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, एक में हम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसके वर्टिकल साइड को हम 5 में डिवाइड करते हैं। अब वर्टिकल साइड में 5 में डिवाइड करना है तो हम इंक्लाइन लाइन मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5, सो 5 डिविजन्स ले लिया। लास्ट डिवीजन इस लास्ट सेगमेंट के एंड के साथ ज्वाइन करेंगे और इसी वक्त ड्राफ्टर लॉक कर लेंगे। अब इस लाइन को पैरेलल हर डिवीजन से लाइन बनाना है। सो यहाँ पे वर्टिकल साइड जो है वो इक्वल 5 में डिवाइड हो जाएगी। सो हमने लाइन सेगमेंट डिवीजन मेथड यूज़ किया। अब A इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट, सो यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, एंड दिस इज लास्ट फिफ्थ पॉइंट। अब यहाँ पे जो इलिप्स में था नीचे वाला एक माइनर एक्सिस का एंड था, ये यहाँ पर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब इसके हॉरिजॉन्टल साइड को भी 5 में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर भी हम इंक्लाइन लाइन मेथड यूज़ कर लेते हैं। सपोज 5 mm, 5 डिविजन्स 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर भी लास्ट डिवीजन लास्ट सेगमेंट एंड के साथ ज्वाइन कर लेते D के साथ, और इसी वक्त ड्राफ्टर लॉक कर लिया। अब इसको पैरेलल हर पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे।
अब इसको भी नंबर्स देना है, तो ए इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट, सो दिस इज पॉइंट 1 2 3 4 और अल्टीमेटली ये 5। अब क्या करेंगे, वर्टिकल साइड को इस अपेक्स के साथ, टॉप पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लेंगे। 5 ऑलरेडी ज्वाइंड है, सो अब ये 4 को सी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। ये एग्जैक्ट वैसे ही है जैसे हमने रेक्टेंगल मेथड से इलिप्स बनाया था। सो वर्टिकल साइड को सी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। सो थर्ड, उसके बाद सेकंड, फिर 1। सो हमारा जो पैराबोला है वो ए से जाएगा, बी से जाएगा और टॉप पे सी से जाएगा, ऐसा पैराबोला बनने वाला है। सो ये 3 पॉइंट तो कंफर्म है, हमें बीच के पॉइंट्स ढूंढना है, इसलिए हमने डिवाइड किया 1 to 5, यहाँ पे भी 1 to 5 डिवाइड किया। ये सारे वर्टिकल साइड सी के साथ ज्वाइन किया। अब हॉरिजॉन्टल साइड इलिप्स में हम नीचे ज्वाइन करते थे और एक्सटेंड करके फिर 1 1 इंटरसेक्शन, 2 को ज्वाइन नीचे किया, 2 2 इंटरसेक्शन, लेकिन यहाँ नीचे ज्वाइन करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सिस, एक्सिस जो वर्टिकल दिया है इसको मैच किया और हर पॉइंट से एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। सो एक्सिस साइड वर्टिकल था तो 1 से वर्टिकल लाइन जब तक ये 1 इंटरसेक्ट नहीं होता है, सो 1 से लाइन 1 वाले के साथ यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, सो दिस इज P1 पॉइंट। 2 से वर्टिकल लाइन जब तक ये 2 2 इंटरसेक्शन नहीं करता है, 2 से वर्टिकल लाइन यहाँ से 2, सो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है P2। वैसे ही 3 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, 3 3 इंटरसेक्शन यहाँ आ गया P3। 4 से वर्टिकल लाइन 4 4 इंटरसेक्शन, सो दिस इज P4। अगर हम 5 डिविजन्स करते हैं तो 4 पॉइंट्स मिलेंगे। सो A, P1, P2, P3, P4, C, ये हो गया इधर का पैराबोलिक पाथ। अब इधर भी चाहिए, या तो आप इसको डिवाइड करो, हॉरिजॉन्टल को डिवाइड करो, सेम मेथड यहाँ अडॉप्ट करो तो आपको यहाँ पे भी पॉइंट्स मिलेंगे। या फिर दूसरी मेथड है कि इन सारे पॉइंट्स को हॉरिजॉन्टली राइट वाले रेक्टेंगल में शिफ्ट करना है। तो हॉरिजॉन्टल बेस को मैंने मैच कर लिया, P1 के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, P2 के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, P3 हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लास्ट P4। अब मुझे करना क्या है, ये सारे पॉइंट्स इधर शिफ्ट करने हैं अबाउट दिस CD लाइन। तो CD लाइन पे जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो सेंटर पॉइंट, यहाँ से P1 डिस्टेंस चेक किया और इधर साइड में जाके कट कर दिया। सो दिस इज P1। अब P2, सो सेंटर यहाँ पर P2 तक का डिस्टेंस लिया, कंपास से इधर साइड में P2 मार्क कर लिया। सो दिस इज P2 से सेंटर टू P3 डिस्टेंस और उसी लाइन पे राइट के तरफ P3 एंड सेंटर टू P4 डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन पे और सेकंड साइड में मार्क कर लिया P4। अब जो भी एक्सेस ड्रॉ किया था लाइन सेगमेंट उसे इरेज करें, क्योंकि जितनी आपकी ड्राइंग नीट क्लीन रहेगी उतने आपके आउट ऑफ मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक्सेस कभी भी इरेज कीजिए। अब हमें सारे पॉइंट्स मिल गए। ए से पैराबोला जाएगा P1 P2 P3 P4 C, P4 P3 P2 P1 B। सो B यहाँ से उसने बॉल थ्रो किया था और A यहाँ पर विकेट कीपर ने कैच किया। अब कर्व स्मूथ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हाथ के मूवमेंट थोड़ा फ्री रखने के लिए पेज को रिलीज़ कर लिया क्लैंपिंग से, और अब यहाँ शार्प कॉर्नर नहीं आना चाहिए, इसलिए हम पहले यहाँ एक छोटा आर्क बना लेंगे। इस आर्क को एक्सटेंड करते हुए P4 P3 P2 कंस्ट्रक्शन में बनाइए, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़े तो आप इरेज कर सकते हो।
तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है पैराबोला। अगर ये ओके लग रहा है तो फिर आप इसको डार्क कर सकते हैं। अब डार्क करते समय पेंसिल को इस पर रगड़ना नहीं है, सिंगल स्ट्रोक लाइन से ही थोड़ा प्रेशर दो तो डार्क बनेगा। और ये जो आपका आंसर है पैराबोला फाइनल, इसको थोड़ा डार्क होना ही चाहिए आपके बाकी के कंस्ट्रक्शन से। अगर बाकी का कंस्ट्रक्शन और आपके आंसर ये जो पैराबोला कर्व है इसकी डार्कनेस अगर आप सेम रखते हो तो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। ये बाकी सब कंस्ट्रक्शन है, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो दिस इज़, अब नहीं बोला है फिर भी आपको यहाँ नाम लिखना है, पैराबोला। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड। स्टेटमेंट वैसा ही है, सिर्फ इन्होंने थोड़ा सा एक केस स्टडी जैसा बना दिया है। तो ये हो गया हमारा आंसर।